Hello students, welcome to Smart Tutors. In this class, we are going to discuss about resources in education. It means that in this chapter, we can understand about the resources which are used in teaching and learning. Means to provide education, which are the tools which is used is called resources in education. Resources in education means educational resources refer to the tools, materials, and strategies used to support teaching and learning. It means that the tools which is used to teach and to learn is called resources in education. They help students acquire knowledge and skills while assisting educators in delivering effect on instructions. These resources can include textbooks, digital content, learning platforms, financial support, and human expertise. शिक्षा में संसाधन का अर्थ हुआ वे संसाधन जिसका यूज हम शिक्षा देने में या शिक्षा लेने में करते हैं, अर्थात टीचर पढ़ाने में या सिखाने में जिन साधनों का उपयोग करते हैं उन्हें ही रिसोर्सेस इन एजुकेशन कहा जाता है, यानी शिक्षा में संसाधन कहा जाता है। कौन कौन सी सामग्रियां होगी इसमें मुख्य रूप से किताबें, डिजिटल सामग्री, डिजिटल बोर्ड या लैपटॉप या टैबलेट, स्मार्ट बोर्ड्स, शिक्षण के प्लेटफॉर्म, स्कूल, कॉलेज इत्यादि, वित्तीय संसाधन, इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए जो पैसा लगेगा वो, और मानव संसाधन में टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब कुछ आ जाते हैं। इस सब के बारे में हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे। एजुकेशन रिसोर्सेस आर द बैकबोन ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, शेपिंग द वे स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर इंपैक्ट विथ नॉलेज। शिक्षण में जो संसाधन उपकरण होते हैं, सामग्रियां होती है या रणनीतियां होती है, ये सब मिलकर स्टूडेंट्स को सिखाने में एक प्रभावी छाप छोड़ती है। मतलब इन चीजों के प्रभाव से स्टूडेंट अच्छी तरह से चीजों को सीख पाता, समझ पाता है। तो बात यह होती है कि आखिर इन संसाधनों की उपलब्धता क्यों होनी चाहिए, मतलब क्या जरूरत है इन चीजों का, क्या इफेक्ट डालेगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से संसाधन कैटेगराइज किए गए हैं। इसमें जो संसाधन कैटेगराइज किए गए हैं उसमें सबसे पहला है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस, OER। OER क्या है? तो OER का मतलब है मुख्य शैक्षणिक संसाधन। ये वैसे संसाधन है जो सभी को फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही किसी प्रकार के इसमें चार्जेस लगते हैं और ना ही इसमें कोई लिमिटेशन है कि किन लोगों को यूज करना है, किन लोगों को नहीं करना, ये सभी लोग यूज कर सकते हैं। इसको किसी के साथ शेयर भी करना आसान है। यूनेस्को OER को बढ़ावा दे रहा है ताकि शिक्षा की पहुंच उन क्षेत्रों में भी हो सके जहां पर स्टूडेंट स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो इसमें किताबें आएंगी, वर्कशीट आएंगे, वीडियो आएंगे, चित्र आएंगे, डिजिटल संसाधन, जो भी चीजें आती है सब चीज आ जाएंगी। तो इसमें OER मीन्स ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस। OER, तो इसमें क्या है कि सभी को जो स्कूल कॉलेज पहुंच सकते हैं उनको भी, या जो स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच सकते हैं, एलिजिबल नहीं है वहां तक पहुंचने में या किसी तरह की असुविधा है, वे लोग को भी OER का फायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मतलब हुआ कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब को चलाने के लिए जो अमाउंट की जरूरत पड़ती है, जो फंडिंग की जरूरत पड़ती है, उसे फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं। तो इन फंडिंग का जरूरत क्यों पड़ता है? इन फंडिंग का जरूरत पड़ता है सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बनाने में, उसमें फर्नीचर, टेबल, लाइब्रेरी, ये सब तैयार करने में, टीचर्स का सैलरी देने में, और जरूरत की आवश्यक चीजों को खरीदने में, लेबोरेटरी स्टेबल करने में या प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, इन सब चीजों के लिए फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। इन सब चीजों को ही फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं। जो तीसरा पॉइंट नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एजुकेशन के वो रिसोर्सेस
जिसके बिना एजुकेशन सिस्टम को या इंस्टीट्यूट को चलाना मुश्किल है, क्योंकि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, इंस्टीट्यूशन हो, सभी को चलाने के लिए एचआर की आवश्यकता होती है। एचआर में क्या क्या चीजें आती है? तो एचआर में सबसे पहले आते हैं टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, सपोर्ट स्टाफ्स। ये सब अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। पॉइंट नंबर 4, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक संसाधन। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि फिजिकली जो चीजें एजुकेशन प्रोवाइड करने में अवेलेबल होना चाहिए। इसमें सबसे पहला चीज आएगा स्कूल का कैंपस, स्कूल का बिल्डिंग या जो भी इंस्टीट्यूट है उसका बिल्डिंग, उसके लाइब्रेरी, उसका लेबोरेटरी और टेक्निकल इक्विपमेंट जो भी चीजें होंगी, मशीनें, जनरेटर्स, एसी, सारा कुछ जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए। कंप्यूटर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, ये सब कुछ उसमें आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड प्लेटफॉर्म्स। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जो फिजिकली ना होकर इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है, इन्हें हम डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं, जहां से इजीली बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। वो फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होगा, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा या सॉफ्ट कॉपी में होगा, जिसे हम डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। और ई बुक्स हैं, इसके अलावा ऑनलाइन वीडियोज, वीडियो क्लास है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस है। ये सब चीजें डिजिटल लाइब्रेरी एंड प्लेटफॉर्म में आती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस इन एजुकेशन क्या है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने के कौन कौन से टाइप्स हैं इसमें, जो रिसोर्सेस हैं वो किस कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो जो एजुकेशन के रिसोर्सेस हैं उन्हें हम लोग 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला कैटेगरी है फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पॉइंट नंबर 2 रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, पॉइंट नंबर 3 फिजिकल रिसोर्सेस, पॉइंट नंबर 4 डिजिटल रिसोर्सेस एंड पॉइंट नंबर 5 टेक्निकल रिसोर्सेस। अब इन पांचों को हम लोग सेपरेटली एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन मतलब जहां पर फंडिंग की आवश्यकता होती है, इस फंड के बिना हम इंस्टीट्यूट को चला नहीं सकते, इसलिए फंडिंग जरूरी है। इसमें सबसे पहले किन चीजों के लिए फंडिंग की आवश्यकता है हमें, तो फंडिंग कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ जाता है, ये 2 चीज आता है फंडिंग में। तो सबसे पहले एडमिशन फी, ट्यूशन फी, एग्जाम फी, डेवलपमेंट फी। ये जो है इंस्टीट्यूट अपने पास रिसीव करता है किससे? स्टूडेंट से इनकम आता है इंस्टीट्यूट के पास, वो एडमिशन फी के रूप में आएगा, ट्यूशन फी के रूप में आएगा, एग्जाम फी के आएगा, डेवलपमेंट फी के रूप में आएगा। पॉइंट नंबर 2, सैलरी टू टीचर्स एंड एम्प्लॉइज, रेंट ऑफ परमिसेस, एफिलिएशन फी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, मेंटेनेंस चार्जेज। ये वो रिसोर्सेस हैं जहां पर हमारा फंड यूज होता है, मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। जो पॉइंट नंबर 1 था वो फंड का आना था, मतलब इंस्टीट्यूट में फंड आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 में जो बातें लिखी उसमें फंड जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, कंसेशन टू पुअर स्टूडेंट, फाइनेंशियल सब्सिडीज, रिबेट इन फी, सीएसआर एक्टिविटी। इसमें भी जो है फंड की आवश्यकता होती है, जिसमें पुअर स्टूडेंट को हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या फाइनेंशियल सब्सिडीज देते हैं, या रिबेट देते हैं फी में, और कुछ सीएसआर एक्टिविटीज भी करते हैं। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडीज एक्सेट्रा। कभी कभी सरकार की तरफ से भी इंस्टीट्यूट को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड होती है, इसको गवर्नमेंट ग्रांट कहा जाता है। ये जो है इंस्टीट्यूट के लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, और इससे इंस्टीट्यूट को डेवलप करने में काफी सहायता मिलती है। दूसरा जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेस। दूसरा जो है पॉइंट नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन।
इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स, वे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट यूनिट, वो यूनिट जिसमें बहुत सारे लोग हैं और वो स्कूल का मैनेजमेंट करते हैं या कॉलेज का मैनेजमेंट करते हैं, यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, टीचिंग स्टाफ, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो इसमें आएंगे। पॉइंट नंबर 4, नॉन टीचिंग स्टाफ, वे स्टाफ जो टीचिंग का काम नहीं करते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉइंट नंबर 5, फील्ड स्टाफ, फील्ड स्टाफ वो होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में या स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट की ओर इंटरेक्ट करने में अपना रोल प्ले करते हैं और फील्ड से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं कि क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि हमारा इंस्टीट्यूट चल सके। पॉइंट नंबर 6, एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स वे होते हैं जो या तो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ रहते हैं या नहीं भी होते हैं, बाहर के लोग भी एक्सपर्ट हो सकते हैं जिन्हें किसी फील्ड में विशेष आइडिया हो, स्पेशल आइडिया हो, स्पेशल नॉलेज हो और उसका यूज हम लोग इंस्टीट्यूट में कर सकें। और पॉइंट नंबर 7 जो है वो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट भी एचआर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बिना स्टूडेंट के किसी इंस्टीट्यूट के, कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का होना बेकार है। अब जो तीसरा इसमें रिसोर्सेस है वो है फिजिकल रिसोर्सेस, भौतिक संसाधन। क्या क्या चीज फिजिकली होनी चाहिए? स्कूल का बिल्डिंग, क्लासरूम, क्लास का, ऑफिस का रूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल, प्लेग्राउंड, ये सब फिजिकली होने चाहिए। चेयर, टेबल, डेस्क, बेंच, अलमीरा, लाइब्रेरी मटेरियल्स, बुक्स, स्टेशनरी, कंप्यूटर, जनरेटर, बसेस, सीसीटीवी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब होने चाहिए फिजिकली। इसके अलावा अदर बेसिक्स, जनरेटर, एसी, फैंस, ये सब भी होना चाहिए। तो ये सब फिजिकल रिसोर्सेस है जो एजुकेशन प्रोवाइड करने में जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, डिजिटल रिसोर्सेस। क्या क्या साधन डिजिटली अवेलेबल होना चाहिए? तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जिससे स्टूडेंट क्लास, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के अलावा घर में भी या जहां रहे वहां पर पढ़ाई कर सके। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, टेस्ट घर बैठे भी दे सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम ऐसे होने चाहिए जो टीचर और स्टूडेंट फिजिकली एक जगह बैठ के क्लास कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। टीचर कहीं हो और स्टूडेंट कहीं भी हो, जैसे हम और आप अभी क्लास कर रहे हैं तो मैं कहीं हूँ और आप कहीं हैं लेकिन हम लोग वर्चुअली क्लासरूम से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स डाटाबेस, स्टूडेंट का डाटाबेस होना चाहिए, मतलब कितने स्टूडेंट हैं, किस किस क्लास के हैं, क्या क्या कोर्स उनको प्रोवाइड किया जाना है, कितना टाइमिंग लगेगा और कब उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, ये स्टूडेंट डाटाबेस में सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। एम्प्लॉय डाटाबेस, एम्प्लॉय डाटाबेस मीन्स हमारे पास कितने टीचिंग, नॉन टीचिंग और अदर स्टाफ है, उन लोगों का डाटाबेस होना चाहिए। उनका सैलरी क्या है, किस स्केल में वो लोग काम कर रहे हैं, कब उनका ज्वाइनिंग है, कब उनका रिटायरमेंट है, क्या इंक्रीमेंट है, सब कुछ इसमें होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, डिजिटल पेमेंट एंड रिसिप्ट सिस्टम ऑफ फी एंड सैलरी। आज के डेट में मैक्सिमम काम फिजिकली ना होके रिसिप्ट एंड पेमेंट का काम भी डिजिटली हो गया, इसलिए एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो डिजिटली पेमेंट को आसानी से किया जा सके। किसी पोर्टल के माध्यम से या किसी बैंक के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इस काम को इजीली कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमें फी लेना है, एडमिशन फी या किसी भी चीज का, वो हम लोग डिजिटली ले सकें और जो सैलरी वगैरह देना है टीचर्स को या कोई भी खर्च का पेमेंट करना, उसे डिजिटली पेमेंट कर सकें। जो लास्ट है वो है टेक्निकल रिसोर्सेस। टेक्निकल रिसोर्सेस में जो चीजें आएंगी वो है टीचिंग थ्रू डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना। डिजिटल बोर्ड ब्लैक बोर्ड से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ब्लैक बोर्ड बहुत ही पहले की चीजें हैं और अब उसमें टीचिंग करना इफेक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि स्टूडेंट उसको देख के अट्रैक्ट नहीं हो पाते। लेकिन डिजिटल बोर्ड अट्रैक्टिव है, इसमें देखने में अच्छा लगता है, स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, इसलिए डिजिटल बोर्ड का होना जरूरी हो गया है। सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले सिक्योरिटी जो होता था वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में होता था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ कंप्लीट रिकॉर्डिंग रखता है। 10 से 12 दिन तक या 1 महीना तक रिकॉर्डिंग इसमें स्टोर किया जा सकता है और कोई अप्रिय घटना होने पर इसमें रिकॉर्ड हो जाता है और डाटा इसमें से लिया जा सकता है। डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी मतलब जो डाटाबेस हमने तैयार किया है उसको भी सेफ रखना जरूरी है। उसके लिए डाटा सिक्योरिटी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एंटीवायरस के रूप में उसको भी यूज किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, ऑनलाइन अप्रोचेज ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। अपनी बातों को
अपने इंस्टीट्यूट की चीजों को स्टूडेंट और पेरेंट तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए ऑनलाइन अप्रोच का भी सहारा ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन पेपर वर्क इंस्पाइट ऑफ हार्ड कॉपी। हम जो हार्ड कॉपी में काम करते हैं, फॉर्म भरना, एग्जाम देना, इसको हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड स्टूडेंट का ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें पेपर की आवश्यकता कम पड़ेगी और हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्ड को इजीली रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में इसका रेफरेंस लिया जा सके। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। इस क्लास में इतना ही। हम लोग, अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो इसको लाइक कर सकते हैं और अपनी बातों को कमेंट में रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।